हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए दोस्तों, आज हम क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर अध्याय 1 पढ़ने वाले हैं। किसका? पॉलिटी का, क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, इसको हम बहुत ही आसान शब्दों में, हर एक टर्म को बहुत ही सिंपल से शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे और इतने प्यार से आपको पढ़ाया जाएगा कि आप ना केवल सुनकर ही इस पाठ को समझ सकते हैं। ठीक है, आपको कहीं ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल इसको ना केवल देख सकते हैं और सारी चीज़ों को मैं आपको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो को। ठीक है, इकाई फर्स्ट है ये क्लास सिक्स की फर्स्ट इकाई है और जिसमें पहला चैप्टर है विविधता। क्या है? डाइवर्सिटी से रिलेटेड इस पूरे चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर बात की गई है और इसी को आज हम बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में समझने वाले हैं। चलिए चलते हैं आगे। देखिए, पाठ की शुरुआत में, अगर हम इस पाठ की शुरुआत की पंक्तियों पर ध्यान देंगे तो इसमें कहा गया है, अपनी कक्षा के चारों तरफ नज़र दौड़ाइए, क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो। और यहाँ हमने सोच समझकर विशेषण और क्रिया के स्त्रीलिंग रूप का प्रयोग किया है जो पूरे पाठ में चलता है। शिक्षा में लड़कियों को समान स्तर और स्थान और अवसर मिले, इसके लिए कई स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। एक तरीका यह भी है कि हम लिखते समय लड़कियों को सीधे संबोधित करें। यदि हम अभी तक की पाठ्य पुस्तकों को देखें तो उनमें पढ़ने वाले को हमेशा एक लड़का मानकर पुल्लिंग रूपों का ही प्रयोग किया जाता है और यह मान लिया जाता है कि स्त्रीलिंग उसी रूप में उसी में शामिल है। और यहाँ हमने भाषा की इसी परिपाटी को बदला है और इस पाठ के अलावा हमने कुछ अन्य पाठों में भी स्त्रीलिंग रूप का प्रयोग किया है। देखिए, इसमें ना इस चैप्टर में जो शुरुआत की गई है, इसमें जो कैरेक्टर लिया गया है उसमें एक लड़की के बिहाफ पर यहाँ पर चीज़ों को समझाया गया है। ठीक है, जो विशेषण और क्रिया का स्त्रीलिंग रूप प्रयोग किया है जो पूरे पाठ में इसमें बच्ची से ही बात की गई है। ठीक है, और ज़्यादातर क्या होता है कि लड़कों के ऊपर हर चीज़ में बात की जाती है। तो जिस तरीके से लड़कियों को एक समान स्थान और समान अवसर देने की बात की जा रही है, तो उसी चीज़ को लेकर के क्या है, एक पाठ में एक कैरेक्टर लड़की का लेकर के उसी के माध्यम से, मतलब लड़की के लिए चीज़ों को बोल करके उसी के माध्यम से एक प्रयास किया जा रहा है कि लड़कियों को भी एक समान स्थान और समान अवसर मिले, जैसे कि लड़कों को मिलता है। ठीक है ना, लड़कों के समान ही लड़कियों को समझा जाए। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर की जा रही है। देखिए, यहाँ आप जो पहली लाइन दी गई है वो ये है, अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए, क्या कोई ऐसा साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती है। देखिए, यहाँ पर क्या है, लड़का, मतलब यहाँ पे जो है लड़की, लड़के में ही लड़की को शामिल ना करके लड़की को अलग से दिखाया गया है। ठीक है ना, तो इसमें कहा जा रहा है कि अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए, क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो। इस पाठ में आप पढ़ेंगी कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं, वह न केवल अलग दिखते हैं बल्कि वह अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। इस पाठ के माध्यम से एक बच्ची से कहा जा रहा है कि आप अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र को दौड़ाओगे, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा साथी है आपका जो आपकी तरह दिखता हो। ठीक है ना, तो इसी पाठ में आप पढ़ेंगी कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। देखिए, हमारी तरह तो एक जैसा तो हम नहीं हो सकते, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं और हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है। मतलब कि कहने का यह है कि अलग है। ठीक है, तो क्या होता है कि एक दूसरे से हम कई मामलों में भिन्न होते हैं। वे ना केवल अलग दिखते हैं, हमें क्या है, हम सभी लोगों में क्या है, हम अलग दिखते हैं और वो अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। कोई व्यक्ति दिल्ली से है, कोई इंडिया से है, कोई अमेरिका से है। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग जगहों से हम बिलोंग करते हैं। कोई गांव से आता है, कोई शहर से आता है। ठीक है ना, कोई बड़े शहर से आता है, कोई छोटे शहर से आता है। तो इस तरीके के डिफरेंसेस भी देखने के लिए मिलते हैं।
ठीक है। उनका धर्म भी अलग है, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार आदि भी भिन्न होते हैं। वो धर्म से अगर कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई इसी तरीके की जो डिफरेंसेस हैं, कोई रहता कहीं पर है, उनका जो खान पान है वो भी सारी चीज़ें अलग अलग है। भाषा की बात करें तो भाषा भी हम अलग अलग बोलते हैं। भारत में तो ऐसा होता है कि कोस कोस पर भाषा बदल जाती है, ठीक है ना। और त्योहारों की बात करें तो हिंदू अलग त्यौहार मनाते हैं, मुस्लिम अलग त्यौहार मनाते हैं, सिख अलग त्यौहार मनाते हैं, क्रिश्चियन अलग त्यौहार मनाते हैं, बौद्ध अलग त्यौहार मनाते हैं। तो सभी क्या है, हमारे भारत के अंदर अलग अलग रहन सहन के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग खान पान के, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग त्यौहार मनाने वाले लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये भिन्नताएं जो है हमारे जीवन को कई तरह से रोचक और समृद्ध बनाती हैं। ऐसा नहीं होता कि ये जो भिन्नताएं हैं हमारे लिए हर समय एक रोचक और समृद्ध ही नहीं बनाती, इनमें ना काफ़ी सारे कठिनाइयों का भी सामना करने के लिए मिलता है, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। असमानताओं का भी सामना करना पड़ता है इन विविधताओं के बावजूद, इन भिन्नताओं के होने के कारण भी, ठीक है। तो इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह से बेहतर बनाती है, भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना, क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का ही भाग होती हैं। चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। तो इस पाठ में हम काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। विविधता क्या है, ठीक है, विविधता किस तरीके से हमारे भारत देश को बेहतर बनाती है, और भारत जो है इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना, क्यों इतने सारे डिफरेंसेस हैं, अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, हर तरीके का लोग है, वो अलग अलग भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं, ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर बात की जाएगी। क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का ही भाग होती हैं, इसमें कहा जा रहा है। क्या ये जो सभी सारे ये जो टोटल डिफरेंसेस हैं, कि ये सभी ये क्या सभी विविधताएं का भाग होती है, जो सारे डिफरेंसेस हैं, ये जो सारी विभिन्नताएं हैं, क्या ये विविधता का ही भाग है। इन सभी चीज़ों के बारे में, इन सभी क्वेश्चंस के बारे में हम इस पाठ को समझेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें कहा जा रहा है, उस बच्चे से कहा जा रहा है, आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। ये जो चित्र देख रहे हैं आप सामने, एक छोटी बच्ची है, उससे कहा जा रहा है कि आपकी उम्र के बच्चों ने ही ये चित्र बनाए हैं, ठीक है, और खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। अगर वो बच्ची चित्र बनाएगी, तो इसमें क्या कहा जा रहा है, क्या आपका चित्र अन्य 3 चित्रों जैसा ही है। हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो, जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते। ऐसा इसलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रूप रंग, खान पान आदि में भी भिन्नता है। देखिए, बच्चे से कहा जा रहा है कि अगर आप ऊपर जो बनाए गए आपकी उम्र के ही बच्चों के द्वारा जो बनाए गए चित्र हैं, उनको आप देखोगे, तो ये सारे जो चित्र हैं, इनमें क्या है, ये सभी में डिफरेंसेस है, ये एक दूसरे से अलग हैं। अगर आप भी अगर ऐसे आपसे कहा जाए कि एक चित्र बनाइए, तो इन चित्रों से वो चित्र भी क्या होगा, भिन्न होगा, मतलब कि अलग होगा, ठीक है ना। तो बच्ची से कहा जा रहा है कि जिस तरीके से इन चित्रों में डिफरेंसेस हैं, ठीक है ना, आपके द्वारा बनाए गए चित्रों में ये सभी चीज़ें, ये जो चारों चित्र हैं जो आप बनाओगे, और फिर जो प्लस ये 3 चित्र हैं, अगर आप देखोगे तो इन चित्रों में भी क्या है, भिन्नताएं हैं। तो जिस तरीके से इन चित्रों में डिफरेंसेस हैं, उसी तरीके से हम भी एक दूसरे से अलग हैं, हम भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, ठीक है। और जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरीके के हमारे रूप रंग में है, क्या है, हमारा रूप रंग अलग है और लोगों से, हमारा खान पान अलग है, हमारा धर्म अलग है, हमारी भाषाएं अलग हैं, और हम जहाँ पर रहते हैं वो भी सारी चीज़ें अलग है, हम जिन त्योहारों को मनाते हैं वो भी काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो भी क्या है, डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं उन सभी चीज़ों में, ठीक है। एक इसमें कुछ क्वेश्चंस किए जा रहे हैं बच्ची से, अपने बारे में निम्नलिखित जानकारी दीजिए कि बाहर जाते समय आप क्या पहनना पसंद करती हैं, मैं घर में किस चीज़ में, किस लैंग्वेज में बात करती हूँ, मेरा पसंदीदा खेल क्या है, और मुझे किसके बारे में किताबें पढ़ना पसंद है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस बच्ची से कहे जा रहे हैं। अपनी अध्यापिका की सहायता से, सेकेंड, हाँ, अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितने साथियों के जवाब एक जैसे हैं। ये जो ऊपर क्वेश्चंस किए गए हैं, ये जो ऊपर क्वेश्चंस देख पा रहे होंगे, ये जो क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, इनके माध्यम से पूछा जा रहा है बच्चे से कि अपनी अध्यापिका की सहायता से ये पता कीजिए कि आप में से कितने साथियों के जो जवाब हैं वो एक जैसे हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसा साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती हो, और शायद नहीं हो,
क्योंकि जैसा कि पहले डिस्कस किया जा चुका है कि जो ये जो 3 चित्र अगर बने हुए आप देख पा रहे होंगे, ये अलग-अलग बच्चे के द्वारा बनाए गए हैं और उसी तरीके से अगर आप भी चित्र बनाओगे, तो ये भी वो जो चारों चित्र होंगे, वो भी क्या होगा, वो भी अलग होगा इन 3 चित्रों से। तो जिस तरीके से हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरीके से हम लोगों में अलग-अलग धर्म हैं, अलग-अलग रूप रंग हैं, अलग-अलग हम त्योहार मनाते हैं, अलग-अलग दिखने में होते हैं, तो काफ़ी सारे डिफरेंसेस हम में हैं जिस तरीके से हमारी चित्रकारी में है। ठीक है? आगे पढ़ लेते हैं। हालाँकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते-जुलते होंगे। कितने साथियों को आपकी जैसी किताबें पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएँ बोलते हैं? इनमें अब तक आपको यह अंदाज़ा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपने साथियों की तरह और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। देखिए, बच्चे से एक क्वेश्चंस की लिस्ट पूछी जा रही है। क्या है? ये आप बाहर जाते समय क्या पहनना पसंद करती हैं? मैं घर में किस में बात करती हूँ? मेरा पसंदीदा खेल क्या है? और वगैरह-वगैरह। ठीक है? अगर आप इन क्वेश्चंस को लिखोगे, तो आप इनका आंसर दोगे, तो बाकी बच्चों से अगर ये क्वेश्चंस किए जाएँ क्लास में, तो क्या होगा? उन सभी के आंसर्स क्या होंगे? आपसे बिल्कुल तो अलग नहीं, कुछ मैचेस खाते होंगे। ठीक है ना? जैसे बाहर जाते समय आप फ्रॉक पहनना पसंद करती तो हो सकता है कि किसी दूसरे बच्चे को फ्रॉक पहनना पसंद हो, ठीक है? अगर आप घर में हिंदी में बात करती हैं तो हो सकता है कोई बच्चा इंग्लिश में बात करता हो, ठीक ना? तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप सभी में अगर आप सभी क्लास के बच्चों से अगर ये क्वेश्चन किया जाए कि ये सारे क्वेश्चन किए जाते हैं, तो ये जो क्वेश्चंस होंगे, इनमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं कि आपके सेम मिल जाएँ, बट जो सारे हैं, जिस तरीके से आपको चीज़ें पसंद है, ऐसा सेम तरीके से वो ही चीज़ किसी दूसरे व्यक्ति को पसंद हो, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, अलग-अलग हम हैं और इन्हीं विविधताओं का रूप है, इन्हीं भिन्नताओं का रूप है भारत में विविधता। ठीक है ना? तो इसी चीज़ को समझाया गया है। ठीक है? इसके बाद है एक हेडिंग दोस्ती करना। ठीक है? क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? नीचे दी गई कहानी को पढ़ें और इस बारे में सोचें। होता क्या है, एक कहानी चलती है, इस कहानी को पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसको आपको अच्छे से बताएँगे। ठीक है? मैंने इसे एक मज़ाक की तरह लिया, मज़ाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था, जो जनपद के भीड़-भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था और जब भी मैं वहाँ से साइकिल से गुज़रता, वह अंग्रेज़ी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी-अंग्रेज़ी में मिले-जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार माँगा। उसका मुँह खुला का खुला रह गया और उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? एक बच्चा है इसमें एक बच्चा है जो छोटा-सा है, जो जनपद के भीड़-भाड़ वाले चौराहे पर क्या बेचता है, एक अखबार बेचता है। एक व्यक्ति वहाँ से साइकिल से गुज़रता है और वह जो साइकिल से गुज़रता है व्यक्ति, वो उस बच्चे को डेली देखता है कि वो अंग्रेज़ी का अखबार हाथ में लिए हुए कुछ हिंदी और इंग्लिश में मिला कर के क्या, जो दिन की सुर्खियाँ होती हैं, जो उस दिन की कुछ हेडलाइन्स होती हैं समाचार की, उनको लहराते हुए पीछे, मतलब उनको बोलते हुए पीछे भागता है कि अखबार ले लो, इस तरीके से बोलते हुए। तो और मिले-जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता है और वो क्या होता है, उस बच्चे को देख कर के वो जो साइकिल से गुज़रता हुआ व्यक्ति होता है, वो वहाँ पर रुक जाता है और उस बच्चे से वो माँगता है हिंदी का अखबार। और जब वो हिंदी का अखबार उस बच्चे से माँगता है, तो उसका एक तरीके से वो अचंभित रह जाता है उस व्यक्ति को देख कर के, जब वो हिंदी का अखबार माँगता है। ठीक है ना? और वो पूछता है कि क्या आपको हिंदी आती है? फिर उसके बाद जो व्यक्ति साइकिल से गुज़रता होता है, वो कहता है कि बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा, क्यों तुमने क्या सोचा? वह रुका, पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज़ हैं। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हो? तो बच्चा बोलता है, आप देखने में तो अंग्रेज़ लगते हैं, लेकिन आप हिंदी भी जानते हैं, ये तो अच्छी बात है और आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं। वो जो व्यक्ति होता है, वो दूसरा कहता है कि हाँ, मैं हिंदी पढ़ भी सकता हूँ और मैं हिंदी जानता भी हूँ। ठीक है? हाँ, बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बारे में थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट यानी विषय के साथ हिंदी पढ़ी है। तो उस बच्चे के पूछने पर वो जो व्यक्ति साइकिल से गुज़रता है, वो कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल हिंदी पढ़ भी सकता हूँ, हिंदी बोल भी सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में जो दूसरे सब्जेक्ट के साथ मैंने हिंदी पढ़ी है।
वो बोलता है कि मैंने जो दूसरे सब्जेक्ट है उनके साथ साथ मैंने हिंदी को विषय को भी पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट उसने पूछा सब्जेक्ट क्या होता है, मतलब कि अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है। वह कुछ होता है, मैंने शुरू ही किया था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। वो जो बच्चा होता है, वो साइकिल से गुजरते हुए व्यक्ति से पूछता है कि क्या आपने, वो जब कहता है कि मैंने दूसरे सब्जेक्ट के साथ हिंदी भी पढ़ी है, तो वो बच्चा एक तरीके से मतलब अचंभित होते हुए बोलता है कि ये सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट उसने पूछा और वो उसको कुछ समझाता सब्जेक्ट के बारे में। तो इतने ही क्या हो जाता है, जो वहाँ पर जो बत्ती होती है जो लाल हुई होती है, मतलब कि जो रेड लाइट होती है वो ग्रीन लाइट हो जाती है, और उसके उस आदमी के पीछे जो साइकिल से गुजर रहा होता है, जो गाड़ियों के हॉर्न थे उनका शोर बढ़ जाता है और वो कुछ कहता है इससे पहले वो आगे बढ़ जाता है, क्योंकि जो लाइट थी वो ग्रीन हो गई थी। ठीक है, उसके बाद अगले दिन वह फिर से वहां पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। अंग्रेजी का यह शब्द उसकी जबान पर अजीब सा लग रहा था, ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में जो सब्जेक्ट शब्द का दूसरा शब्द है प्रेजा, उस अर्थ में हो, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा हो। अब जब वो अगले दिन उसी रास्ते से वह व्यक्ति गुजर रहा होता है, तो वह बच्चा उसे अगले दिन भी वहीं खड़े हुए मिलता है और वह उससे पूछता है उस दिन कि भैया ये लो आपका अखबार, और आप मुझे बताइए कि सब्जेक्ट क्या चीज़ है। और वो व्यक्ति सोचता है कि जब वो जो सब्जेक्ट शब्द का यूज़ कर रहा था वो प्रेसा, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो विषय के बारे में ना बोल करके, जिससे सब्जेक्ट के दूसरे दो इंग्लिश में एक शब्द के क्या होता है, कई अर्थ होते हैं। तो सब्जेक्ट का अर्थ एक प्रेजा भी होता है और एक विषय भी होता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को लेकर के जो जब वो बच्चा सब्जेक्ट शब्द का इस्तेमाल कर रहा था, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो दूसरे अर्थ में, मतलब कि प्रेजा के अर्थ में सब्जेक्ट शब्द का इस्तेमाल कर रहा हो। ठीक है, फिर क्या होता है, आगे चलते हैं। आ, फिर वो व्यक्ति उससे कहता है, ओह यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। मैंने कहा। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी, सो मैंने पूछा तुम कभी स्कूल गए हो। वह बच्चा बोलता है, कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा कि मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा, और पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी लेकिन अब मैं ये अकेले ही कर लेता हूँ। वो बच्चा, जब वो व्यक्ति उस आदमी से उस बच्चे से पूछता है, वह व्यक्ति कि क्या आप कभी स्कूल गए हैं, उस बच्चे से पूछता है, तो वो कहता है कि नहीं मैं कभी स्कूल नहीं गया। और उसने एक साइज़ बताते हुए कि मैं इतना सा था तब से मैंने काम करना शुरू कर दिया था, और पहले मेरे साथ मेरी माँ भी आया करती थी, लेकिन अब मैं ये काम अकेले ही कर लेता हूँ। ठीक है, अब फिर उसके बाद वो व्यक्ति पूछता है कि अभी तुम्हारी माँ कहाँ है। मैंने पूछा, पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है, और उसके साथ बाकी ट्रैफिक शोरगुल में डूब गया। देखिए, जब वो व्यक्ति पूछता है तो उस पर बच्चा बताता है कि मेरी जो माँ है वो मेरठ में है, और जो बाकी कुछ जो वो बोलता है वो ट्रैफिक के शोरगुल में आ, गुम हो जाता है, मतलब मिल जाता है, क्योंकि तब तक जो लाइट थी वो ग्रीन हो चुकी थी। ठीक है, उसके बाद अगले दिन क्या होता है, अगले दिन कहता है मेरा नाम शमीर है। उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा, आपका नाम। यह आगे चलते हैं, यह तो बड़ी आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी शमीर है, मैंने बताया। क्या उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है समीर का अर्थ है हवा या पवन, और पवन पुत्र कौन है जानते हो ना, हनुमान। वो बच्चा अपना नाम बताता है अगले दिन कि मेरा नाम शमीर है। ठीक है, और एक सेकेंड। हाँ, वो बच्चा क्या बोलता है, उस व्यक्ति से बोलता है शर्माते हुए कि मेरा नाम शमीर है, और फिर उस व्यक्ति से वो बच्चा अपना नाम बताने के लिए कहता है। उस पर उसकी प्रतिक्रिया होती है, वो व्यक्ति बोलता है कि मेरा नाम भी क्या है, शमीर। तो वो बच्चा एकदम से चौंक जाता है। ठीक है, और उसी पर जो वो व्यक्ति होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें पता है शमीर का क्या अर्थ होता है।
हवा या पवन। वो बताता है कि समीर का जो अर्थ होता है वह हवा या पवन होता है, और पवन पुत्र कौन है जानते हो ना, हनुमान। ठीक है, तो अब से आप समीर एक और मैं समीर दो। उसने खूब खुश होते हुए कहा। बच्चा बोलता है कि आप समीर एक और मैं समीर दो। हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ, समीर दो। जो व्यक्ति साइकिल से गुजर रहा होता है वो बच्चा कहता है कि अब से आप समीर एक और समीर मैं समीर दो मैं, मतलब कि बच्चा अपने लिए कहता है कि समीर दो मैं हूँ और आप समीर एक है। ठीक है, उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक उसके बाद वो हाथ बढ़ाता है और हाथ मिलाओ समीर दो। वो इस तरीके से बच्चा उस व्यक्ति से कहता है। ठीक है, समीर दो से समीर वन कहता है। अब से हम समीर वन और समीर टू कहेंगे। ठीक है, चिड़िया की तरह शमा गया। समीर दो कहता है, मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिर परिचित परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ी हो गई है, उसने कहा। वह दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं वहाँ। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सांप्रदायिक दंगे। लेकिन मैंने लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था। मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा। और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आईं और जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। वो जो बच्चा होता है अगले दिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं होती है। तो इसको देख कर के वो जो व्यक्ति होता है समीर दो, मतलब समीर एक, वो उस समीर दो से पूछता है, उस बच्चे से पूछता है कि क्या गड़बड़ी होगी, मतलब क्या हुआ। तो वो बताता है कि मेरठ में बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है और वहाँ पर दंगों में काफ़ी सारे लोग मारे जा चुके हैं। और तब वो जो व्यक्ति होता है वो अखबार की सुर्खियों पर नज़र डालता है और वहाँ पर लिखा हुआ होता है बड़े बड़े अक्षर में सांप्रदायिक दंगे। ठीक है, इससे पहले वो कुछ शुरू ही करता तो वो बच्चा बोल पड़ता है कि मैं मुस्लिम शमीर हूँ। ठीक है, और मैं मेरे जो सभी लोग हैं वो मेरठ में हैं। और इतना कह करके उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह व्यक्ति उस बच्चे के कंधे पर हाथ रखता है और उस समय पर वो ऊपर अपनी नज़र नहीं उठाता। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर किए गए हैं। समीर एक और समीर दो में कोई तीन अंतर लिखिए, तो इनको आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले दिन चौराहे पर वह नहीं था, न उसके अगले दिन वह दिखा और न आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर तो आखिर कहाँ गया। अगले दिन वो बच्चा चौराहे पर नज़र नहीं आता है। ठीक है, और ना कभी आगे। ये कुछ कहानी का स्रोत दिया हुआ है, पॉयली सेन गुप्ता की कहानी द लाइट्स चेंज पर आधारित। उसके बाद पढ़ते हैं। जहाँ समीर एक को अंग्रेज़ी ज़्यादा अच्छी आती है वहीं समीर दो हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग हैं फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर एक और समीर दो की धार्मिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग हैं। जहाँ समीर एक हिंदू है वहीं समीर दो मुसलमान है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। तो क्या हुआ, देखिए समीर एक हिंदू था, मतलब समीर एक मतलब कि वो बच्चा क्या था, नहीं सॉरी, जो समीर एक था मतलब जो बच्चा था, सॉरी एक सेकेंड, जो समीर एक था जो साइकिल से गुजर रहा होता है वो व्यक्ति क्या था, हिंदू था। लेकिन वो जो बच्चा समीर दो वो क्या था, मुस्लिम था। ठीक है, अब उनमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस थे क्योंकि उनका रहन सहन, खान पान, काफ़ी सारी चीज़ें अलग होते हैं हिंदू और मुस्लिम लोगों में। लेकिन देखिए समीर एक क्या था, वो हिंदी जानता था, अंग्रेज़ी जानता था, अच्छे कपड़े पहने हुए था, साइकिल से गुजर रहा था और भी काफ़ी सारे डिफरेंसेस थे। ठीक है ना, वो स्कूल भी गए थे। लेकिन हम बात करें समीर दो की, तो वो बच्चा वो क्या कर रहा था अपने गुजारे के लिए सड़क पर अखबार बेच रहा था। ठीक है, और वो कभी स्कूल भी नहीं गया था और वो अंग्रेजी जैसे शब्द मतलब अंग्रेजी भी नहीं जानता था। तो ये काफ़ी सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद भी उन दोनों में मित्रता हुई। ठीक है, क्योंकि वो दोनों आपस में बात भी करना चाहते थे, तो उनकी बातचीत हुई और वो एक दूसरे के मित्र भी बन गए। ठीक है ना, तो अपनी आगे पढ़ते हैं। ये सारे जो डिफरेंसेस हैं ये क्या है, ये विविधता के पहलू हैं। देखिए डिफरेंसेस अलग अलग होता है, विविधता कहने का मतलब इन सभी डिफरेंसेस होने के बावजूद आपस में तालमेल होना, ये क्या हो गई, विविधता।
क्या डिफरेंसेस हो गया, हमारे अंदर सभी चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है, उनमें कोई आपस में मेल जोल नहीं है, उनमें कोई आपस में तालमेल नहीं है। लेकिन हम बात करें वहीं पर विविधता की, तो विविधता में क्या होता है, विविधता में डिफरेंसेस होने के बावजूद भी आपस में सही तरीके से तालमेल होना, ये क्या दर्शाती है, विविधता। ठीक है, समझ गया विविधता क्या है। और ये जो सारे डिफरेंसेस होते हैं, क्या, ये जो सारे डिफरेंसेस होते हैं, ये विविधता के ही पहलू होते हैं, जैसे खान पान, हमारा पहनावा, हमारी धर्म, हमारा भाषा, हम कौन सी भाषा बोलते हैं, हम क्या खाते हैं, हम कौन से त्यौहार मनाते हैं। तो काफ़ी सारे डिफरेंसेस जो हैं, ये जो क्या है, विविधता के ही पहलू हैं। ठीक है, एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी है। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर एक और समीर दो कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। ठीक है, उदाहरण के तौर पर देखें हम, तो समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर दो अखबार बेचता था। ठीक है, समीर दो को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती हैं। ठीक है ना, तो यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है, बल्कि गैर बराबरी का रूप है। क्या है ये, गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास न अवसर है और ना ही ज़मीन या पैसे जैसे संसाधन दूसरों के पास है। गैर बराबरी का मतलब हो गया कि मतलब एक दूसरे से अलग होना। इसलिए गरीब और अमीरी विविधता का रूप नहीं है। क्या, गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। देखिए, गरीबी और अमीरी को हम क्या विविधता का पहलू नहीं मान सकते, क्योंकि गरीबी और अमीरी क्या है, ये असमानता दर्शाती है लोगों के बीच में। ठीक है, जाति व्यवस्था, उसके बाद बात करें, जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते हैं उसे बदल नहीं सकते। ठीक है, और उसी तरीके से गरीबी और अमीरी क्या है, ये विविधता के पहलू नहीं है। ये किसके अंतर आ जाते हैं, असमानता के अंतर आ जाते हैं, ये गैर बराबरी के अंदर आ जाती है। और उसी में एक और चीज़ है, वो है जातिगत व्यवस्था। जातिगत व्यवस्था भी क्या है, एक असमानता का उदाहरण है। इसमें क्या होता है, जातिगत व्यवस्था में आपने देखा होगा, हिंदू धर्म में मतलब 4 वर्णों में लोगों को बांट दिया जाता है। किस किस में, ब्राह्मण, किस किस में, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। ठीक है, इन अब ये क्या है, ये जो चारों वर्णों में लोगों को बांटना, ये कोई विविधता का पहलू नहीं है। ये सभी क्या है, ये असमानता के उदाहरण है। मतलब कि ये गैर बराबरी दर्शाती है, ये लोगों को एक दूसरे से अलग करती हैं, एक दूसरे को बांटती हैं। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। अब इसमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चन किया जाएगा, समीर दो स्कूल क्यों नहीं जाता था, आपकी राय में अगर वह स्कूल जाना चाहता तो क्या जा पाता, क्या ये सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ जा नहीं पाते, इस पर चर्चा करें। ठीक है, उसके बाद आगे हम पढ़े, अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई तो आपकी जाति कुम्हार ही होती है, आप बस वही बन सकती हैं। ये क्या है, ये जातिगत व्यवस्था की कुछ कमियां बताई जा रही हैं यहाँ पर। देखिए क्या होता है जातिगत व्यवस्था में, अगर आप ब्राह्मण धर्म में पैदा हुए हैं तो आप ब्राह्मण ही कहलाएंगे, अगर आप शूद्र धर्म में पैदा हुए हैं तो आप शूद्र कहलाएंगे। ठीक है, और जो काम शूद्रों का होता है वो काम आप करेंगे, जो ब्राह्मणों का काम है ब्राह्मण वही काम करेंगे। तो ये जो जातिगत व्यवस्था थी हमारे संविधान से पहले, ये एक बहुत ही चरम सीमा पर थी, जिसके आधार पर लोगों को अलग अलग तरीके से बांटा गया था। ठीक है, वहीं पर बात करें तो उसमें क्या है, कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई, जिसके बारे में आप आगे पढ़ोगे। देखिए, असमानता के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन एक छोटा सा ओवरव्यू। असमानता क्या है, ये एक विविधता का पहलू नहीं है। असमानता कहने का मतलब ये है कि असमानता एक गैर बराबरी को दर्शाता है, व्यक्तियों को आपस में बांटता है, और उन्हीं के आधार पर लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। ठीक है, तो ये विविधता का पहलू ना होने के बावजूद ये एक गैर बराबरी और असमानता का एक उदाहरण है। और असमानता को हम किसमें, विविधता में नहीं रख सकते, विविधता का पहलू नहीं मान सकते। ठीक है, विविधता मतलब हमारे
डिफरेंसेस होने के बावजूद भी हमारे अंदर तालमेल हो जाना, हमारे अंदर मेल-जोल हो जाना, वो क्या है? विविधता के पहलू। ठीक है? वहीं पर बात करें हम, विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, उसके बारे में हम जानेंगे अब। ठीक है? जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी सहेलियाँ भी होंगी, उस बच्चे से कहा जा रहा है। और आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्योहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। ठीक है? होता है ना कि अगर आपके दोस्त होंगे, तो आप उनके जैसा बोलने की कोशिश करते हैं, उनके यहाँ पर खाना खाते होंगे आप, उनके जैसे त्योहार मनाते होंगे, तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये सभी क्या है? ये विविधता के ही पहलू के अंतर आ जाते हैं। ठीक है? आपको शायद तरह-तरह के जानवर, रानियों, साहसी घटनाओं या भूतों की कहानियाँ पसंद होंगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनानी भी पसंद होगी। ठीक है? एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है, उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए-नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं, वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। ठीक है? कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। उसके बाद हम बात करें, कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए। स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकालकर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी हैं, उन सभी कहानीकारों या कहानी कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहां लोग केवल दो ही रंग के कपड़े पहनते हों, लाल एवं सफ़ेद, एक तरह का खाना खाते हों, शायद आलू समान रूप से केवल दो ही पशु पक्षियों को पालते हों, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हों। ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियाँ लिखेंगे? देखिए, यहाँ पर क्या होगा, अगर किसी ऐसे इंसान को जो कहानी लिखता हो, जो कहानी सुनाता हो, जो कहानी बनाता हो, अगर उसको ऐसी जगह पर रहने के लिए कह दिया जाए जहाँ पर केवल दो ही रंग के कपड़े पहनता हो इंसान, लाल और सफ़ेद, और एक ही तरह का खाना खाता हो, शायद हो सकता है वो आलू खाता हो, वहाँ पर मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि आलू खाता हो, और वहाँ पर केवल दो ही पशु पक्षियों को पालते हो, क्या? जैसे कि हिरन और कौवा, और केवल खेल के लिए भी मात्र एक ही खेल खेलते हो, सांप सीढ़ी। तो ऐसी जगहों पर क्या होगा, वो जो कहानी सुनाने वाले हैं, वो जो कहानी बनाने वाले हैं, जो कल्पना करने वाले हैं, वो केवल इन्हीं सभी चीज़ों में, मतलब इन्हीं केवल एकमात्र चीज़ों में, लाल और सफ़ेद, आलू और दो पशु पक्षी, मतलब कि हिरन और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी के खेल से रिलेटेड ही कहानियाँ बनाएंगे। वो उनका जो माइंड होगा, वो अदर चीज़ों पर नहीं जाएगा, क्योंकि उनका जो माइंड है वो केवल इन्हीं चीज़ों तक सीमित रह गया है। ठीक है ना? तो क्योंकि उन्हें अलग-अलग तरह के डिफरेंसेस नहीं मिलेंगे, और इन केवल वो इन सभी चीज़ों में ही गिरकर कहानियाँ बनाएँगे, वो अलग से सोच ही नहीं सकते, क्योंकि उनको रहने के लिए यहीं पर कहा जाए, 2 पशु, 2 रंगों पर, 1 आलू पर, सब्ज़ी पर, और 2 पशु पक्षी, मतलब हिरन और कौवा। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। कहने का मतलब ये है, तो अगर विविधता नहीं होंगी, अगर विविधता नहीं होगी, तो क्या होगा, आपका जो माइंड है वो भी एक जगह पर ही होगा। एक जगह पर होगा, कहने का मतलब ये है कि केवल जो आपकी जो माइंड एक्सप्लोरेशन कैपेसिटी होगी, वो लिमिटेड हो जाएगी। ठीक है? भारत में विविधता, भारत विविधताओं वाला देश है। ठीक है? हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं, और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग-अलग हैं। देखिए, अगर आप भारत देश को देखोगे, तो भारत देश में क्या है, भारत विविधताओं से भरा है, क्योंकि यहाँ पर अलग-अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग-अलग भाषाएँ बोली जाती हैं, उनका खान-पीने का, रहन-सहन का, सारी चीज़ें जो हैं, वो क्या है, अलग हैं। ठीक है? और हम, हालाँकि देखिए, जब हम जो ये सारी चीज़ें करते हैं, वो हम एक ही तरीके से, मतलब कह सकते हैं हम कि करते तो एक ही तरह की चीज़ें हैं, बट उनको करने का तरीका अलग-अलग हो सकता है। जैसे हम पूजा, जो हिंदू लोग हैं वो पूजा कुछ और तरीके से करते हैं, मुस्लिम लोग कुछ और तरीके से करते हैं, और सिख लोग कुछ और तरीके से करते हैं, और क्रिश्चियन, मतलब जो क्रिश्चियन लोग हैं वो कुछ और तरीके से करते हैं। मान तो हम एक सभी लोग भगवान को ही रहे हैं, तो हम सभी का करते तो हम एक ही चीज़ है, बट हम सभी का क्या है, तरीका अलग है।
क्या है, और तो हमारे ये क्या होगी, ये वेरिएशंस है, ये सभी क्या है, डाइवर्सिटी है। और इन डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हमारे भारत जैसे देश में विविधताएं हैं, और सभी विविधताओं के बावजूद भी क्या है, हमारे अंदर तालमेल है, मेलजोल बना हुआ है। और इतनी सारी डिफरेंसेस होने के बावजूद भी क्या है, हमारा देश एक विविधता संपन्न देश है। ठीक है, हम विविधता को कैसे समझे, विविधता कहने का मतलब यही है कि एक मतलब डिफरेंसेस होना, और डिफरेंसेस होने के बावजूद भी क्या, तालमेल होना आपस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करीब दो सवा 200 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज में घोड़ों या ऊंट पर बैठकर जाते, या फिर पैदल चलकर। देखिए, अब से 200 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, ये जो सभी ट्रांसपोर्ट के वाहन थे, और वो सब नहीं थे, तो तब भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, चाहे वो घोड़ों पर बैठकर हो, ऊँट पर बैठकर हो, या फिर पानी के जहाज से। तो काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के क्या होता था, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट होता था। ठीक है, अक्सर ये यात्राएं खेती और बचने के लिए, नई ज़मीन की तलाश में, या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। चूँकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपने घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था, तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में, कुछ युद्ध के कारण छोड़ देते थे। अब डिफरेंसेस बताएंगे आगे, बट देखिए, होता क्या था पहले, लोग एक दूसरे से जगह पर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते थे। ठीक है, और कुछ समय के लिए वहाँ पर रुक जाते थे, और जब तक वहाँ पर खाना पीना मिलता रहता था, तब तक वहाँ पर टिकते। और जब वहाँ से खाने पीने की सुविधाएं खत्म हो जाती थी, तो वो आगे की जगहों पर पलायन कर जाते थे। ठीक है, उसके बाद लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे, तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। क्या होता था, कुछ चीज़ों में वे नई जगह की अपना लेते थे, और कुछ चीज़ों में वे पुराने डरों पर ही चलते रहते थे। तो क्या होता था, जब पहले भारत में आ, देखिए, जब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे लोग, तो वहीं पर रुक जाते थे। तो क्या होता था, जो नए देश में मतलब नए क्षेत्र में जाते थे, तो कुछ चीज़ें तो जो पहले से वो अपनाते थे, और कुछ चीज़ें वो नए क्षेत्र की अडॉप्ट कर लेते थे। तो इन सभी चीज़ों को देख कर के ही क्या हुआ, हमारे भारत देश में काफ़ी सारे विविधताएं बनी। ठीक है ना, और इसी तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। ठीक है ना, उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता, और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिलीजुली संस्कृति उभरती। मिलीजुली संस्कृति उभरती मतलब कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पर पलायन करेंगे, तो कुछ चीज़ें तो नई अडॉप्ट करेंगे, और फिर प्लस क्या होता था, कुछ चीज़ें अपनी पुरानी। तो इससे क्या होता था, कुछ पुरानी चीज़ें और फिर प्लस जो नई चीज़ें जो उन्होंने अडॉप्ट की थी, इन सभी चीज़ों से मिलकर के क्या उभरता था, ये मिली जुली या फिर मिश्रित संस्कृति उभरती थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें, तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान दिया। और इस तरह के कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते हैं। देखिए भाई, चीज़ें तो बदलेंगी, विविधता तो आएंगी। क्यों, जब एक जगह की चीज़ जब दूसरी जगह पलायन करेगी, जब एक जगह मतलब सपोज दैट भारत के लोग हैं, नहीं सॉरी, सपोज दैट भारत का एक क्षेत्र है, और भारत के वो लोग, उस क्षेत्र के रहने वाले लोग अगर भारत में ही किसी दूसरे क्षेत्र पर जाते हैं, तो जो चीज़ें वो पहले वाले क्षेत्र पर फॉलो हो करते थे, तो कुछ चीज़ें तो वो, और जो उस नए क्षेत्र में, ठीक है, और फिर प्लस जो कुछ चीज़ें नए क्षेत्र से अडॉप्ट करते थे, और नए क्षेत्र से अडॉप्ट करने के बाद उन्हीं सभी चीज़ों से मिली जुली संस्कृतियाँ उभरती थी। और यही क्या हुआ, और इसी तरीके से क्या हुआ, विभिन्न सांस्कृतिक प्रभाव देखने के लिए मिलते थे, और विविधता संपन्न सारी सारी जो चीज़ें हैं वहाँ पर मतलब मिश्रित तरीके से संस्कृति उभरती थी। ठीक है, उसके बाद ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उसी से विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फ़र्क है। वे न केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों और खान पान की आदतों में फ़र्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वे अलग भी होंगे। ये देखिए, एक तो हो गया पहाड़ी इलाका, और एक हो गया समुद्र के पास रहने वाला इलाका। तो इन सभी के पास जो रहने वाले लोग होंगे, उनमें डिफरेंसेस तो देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है,
जो लोग पहाड़ी इलाकों में काम करते होंगे उनसे डिफरेंसेस, जो काम करने वाले होंगे वो समुद्र के पास जो रहने वाले लोग हैं वो उनसे डिफरेंसेस में काम करेंगे, मतलब उनसे अलग काम करेंगे, ठीक है। वो अलग तरीके का खान पान होगा उनका, जो समुद्र के पास रहते होंगे, और जो पहाड़ी इलाकों में रहते होंगे उनका अलग तरीके से का खान पान होगा, ठीक है ना। तो इन सभी डिफरेंसेस को ही क्या कहा जाता है, इन सभी चीज़ों से ही क्या होता है, हमारा भारत देश विविधता संपन्न बनता है, ठीक है। शहरों में अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं, वे इन चीज़ों के लिए बाजार पर ही निर्भर रहते हैं। आइए भारत के दो भागों लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। देखिए, कुछ दो भाग हैं लद्दाख और केरल के बारे में हम जानकर की ये कोशिश करेंगे। इन के बारे में मतलब इनको इनका उदाहरण जानने के बाद हम ये कोशिश करेंगे कि किसी क्षेत्र की विविधता पर, जो क्षेत्र में डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं किसी क्षेत्र पर, उन पर जो उस क्षेत्र के इतिहास और उस क्षेत्र की जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, जो जियोग्राफिकल सॉरी जो जियोग्राफिकल जो भौगोलिक कारक है उनका क्या असर पड़ता है, इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। के बारे में पढ़ते हैं, लद्दाख और केरल इन दोनों क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे और इनसे हम पता करेंगे कि इनका जो ऐतिहासिक और जो भौगोलिक कारक है उनका क्या इनकी विविधता पर असर पड़ता है। देखिए, लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है और इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिसे पश्मीना ऊन मिलता है और यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं और उसके बाद मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती हैं। उसके बाद बात करें तो रेगिस्तान होने का मतलब यह नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले इस इलाके तक पहुँचते थे, जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। देखिए, लद्दाख वाले रीजन की अगर हम बात करें तो लद्दाख वाले रीजन में क्या होता है, यहाँ पर काफ़ी कम कम मतलब वर्षा होती है और इसमें पीने के लिए जो पानी होता है वो पिघलने वाली बर्फ़ पर, वहाँ पीने के पानी के लिए लोग क्या करते हैं, पिघलने वाली जो बर्फ़ होती है उस पर निर्भर रहते हैं। और यहाँ एक ख़ास तरीके की बकरी होती है जिससे पश्मीना ऊन मिलती है और उस पश्मीना ऊन से एक पश्मीना शॉल तैयार होती है जो बहुत ही महंगी होती है और इस पश्मीना ऊन को एक बकरी पालते हैं, खास किस्म की, ठीक है, उससे प्राप्त होती है ये। और यहाँ के जो और लद्दाख रीजन वाले जो लोग हैं, यहाँ दूध से बने हुए पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़ और उनका मांस खाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ परिवारों के पास कुछ गाय, बकरी और याक वगैरह होती हैं। तो इस तरीके का जो लद्दाख का रीज़न है। और रेगिस्तान होने का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर व्यापारी आकर्षित नहीं होते। पहले पहले वाला रीज़न मतलब इतिहास में इसका जो ऐतिहासिक रीज़न है वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रेगिस्तानी इलाका है तो यहाँ पर व्यापारी आकर्षित नहीं होते, नहीं, बल्कि यहाँ पर तो जो मध्य एशिया के काफिले थे वो इसी इलाके में पहुँचा करते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। यहाँ पर कई घाटियाँ हैं और जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहा जाता है। मतलब यहाँ से क्या होता था, जो मध्य एशिया के जो काफिले होते थे, मध्य एशिया के जो काफिले होते थे वो तिब्बत पहुँचा करते थे यहाँ से गुजर कर, ठीक है ना। तो ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया वगैरह आदि लेकर के आते। तो इन सभी चीज़ों का आ, ये क्षेत्र मतलब जब ये मध्य एशिया के जो लोग हुआ करते थे, जब तिब्बत में लोग जाया करते थे मसाले लेकर, कच्चा रेशम लेकर के, दरिया लेकर के, तो ये लद्दाख वाले रीजन से ही गुजरा करते थे, ठीक है। तो लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। तो क्या हुआ, लद्दाख के रास्ते ही क्या हुआ था, जो बौद्ध धर्म था वो तिब्बत पहुंचा और लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केशा सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को
मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। देखिए, लद्दाख वाले रीजन में ऐसा नहीं है। लद्दाख और केरल की बात हम आगे करेंगे। देखिए, लद्दाख में क्या था, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर देखोगे तो आप डिफरेंसेस देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पर क्या हुआ, जो व्यापारी हुआ करते थे मध्य एशिया से, वो यहाँ से होकर गुजरते थे। ठीक है ना। हालांकि काफ़ी सारी चीज़ें अलग थी, लेकिन उन सभी डिफरेंसेस होने के बावजूद भी क्या था, ये जो मध्य एशिया के व्यापारी थे यहाँ से चीज़ों को खरीदा भी करते थे और बेचा भी करते थे। ठीक है। और यहीं पर देखा जाए तो लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म भी तिब्बत पहुंचा था, और तिब्बत जो लद्दाख वाला एरिया है इसे छोटा तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। और 400 साल पहले इसमें ही क्या हुआ था, यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ, और जिसमें कि आज लद्दाख वाले रीजन में क्या, हाँ, बहुत अच्छी खासी संख्या मुसलमान रहते हैं। तो क्या हुआ है यहाँ पर, अलग अलग जगहों से भी यहाँ पर क्या चीज़ें हुई हैं, क्योंकि इसका जो ऐतिहासिक और जो जियोग्राफिकल कारक है, मतलब जो भौगोलिक कारक है, इन सभी का प्रभाव भी इन क्षेत्रों पर देखने के लिए मिलता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करें केरल की, तो भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापार के लिए बहुत ही आकर्षक रहा। देखिए, लद्दाख वाले रीजन की अगर हम बात करें तो लद्दाख वाले रीजन में, केरल वाले रीजन में, तो ये क्या है, ये है तो भारत का हिस्सा ही, लेकिन इनमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस देखने के लिए मिलेंगे आपको। लद्दाख में क्या होता है, देखिए, वो बकरियों पर दूध, मांस और मक्खन वगैरह ऐसी चीज़ों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो केरल वाले रीजन में वो कुछ और ही खान पीन की चीज़ें लेते हैं। तो ये क्या है, ये भारत है तो भारत के क्षेत्र, लेकिन इनमें क्या है, विविधताएं हैं। यहाँ पर भी लोग अलग अलग तरीके से व्यापार करने के लिए आए, लद्दाख में भी आए, केरल में भी आए। तो ये क्या है, ये भारत का क्षेत्र होने के बावजूद भी क्या है, इनमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं। और ये सभी डिफरेंसेस दर्शाते हैं कि भारत में विभिन्न प्रकार की मतलब विभिन्न प्रकार की भिन्नताएं हैं, और इन भिन्नताओं के बावजूद भारत एक विविधता वाला देश बना, एक विविधता संपन्न देश बना। ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है, और अब अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए थे। ठीक है। तो वहाँ से क्या होता था, देखिए, बात करें हम लद्दाख वाले रीजन की, तो लद्दाख वाले रीजन में मध्य एशिया से लोग तिब्बत जाया करते थे, और वहाँ से जो वो चीज़ें उठाते थे बेचते बेचते वो लद्दाख में भी जाती थी। ठीक है ना। और लद्दाख से फिर वो तिब्बत जाया करती, तो वहाँ से होकर गुजरते थे। तो जो वहाँ का जियोग्राफिकल कारक था, तो वो जब अपनी सात चीज़ों को लेकर के जाते हैं, तो वहाँ पर भी उन चीज़ों को देखने के लिए मिलते हैं वो सारी चीज़ें। ठीक है ना। और उसी तरीके से वहीं पर बात करें हम केरल वाले रीजन की, तो केरल वाले रीजन में अरबी और यहूदी व्यापारी देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है ना। और ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के जो धर्मदूत संत थॉमस थे, वो लगभग 2000 साल पहले केरल में आए थे, और भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। क्या, जो ईसाई धर्म था वो भारत में यही इसी उन्हीं को जाता है। और अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। अरब से भी काफ़ी सारे जो व्यापारी थे, जो ट्रेडर्स थे, वो केरल वाले रीजन में आए और यहाँ पर व्यापार करने लगे। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृतांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बहुत इज्जत थी। ठीक है। उसके बाद हम बात करें, वास्को डिगामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे, तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू व बौद्ध धर्म शामिल है। अब देखिए, आप समझ गए ना, जैसे कि मध्य एशिया के लोग जब लद्दाख वाले रीजन से होकर गुजरते थे, तो वहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो मुसलमान संख्या में है। ठीक है ना। और उसी तरीके से हम वहीं पर बात करें केरल की, तो केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं यहाँ पर, जैसे यहूदी, क्योंकि यहाँ पर अरबी और यहूदी व्यापारी केरल में आए थे सबसे पहले। ठीक है। फिर उसके बाद ईसा मसीह के जो धर्मदूत संत थॉमस थे, लगभग 2000 साल पहले यहाँ पर आए थे। उन्हें ईसाई धर्म लाने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है भारत में। मतलब भारत में जब ईसाई धर्म आया था तो उन्हीं को जाता है, तो वो केरल के रास्ते ही आए थे। तो इन सभी चीज़ों की अगर बात करें तो ये सारे जो डिफरेंसेस हैं वो भारत में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है ना। वो किस तरीके से ट्रैवल करती हैं चीज़ें, उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। चीन के व्यापारी भी केरल आए थे। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वो चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं, और उन्हें चीना वाला कहा जाता है।
तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। इसी में चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ से अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। देखिए, हमने क्या बताया था आपको, लद्दाख वाले रीजन में कुछ और चीज़ें खाते हैं, लेकिन केरल वाले रीजन की बात करें तो केरल वाले रीजन में भी कुछ अलग चीज़ें खाते हैं, जैसे मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। लेकिन हम लद्दाख के रीजन की बात करें तो वहाँ पर क्या है, मांस और दूध वाली चीज़ों पर निर्भर करते हैं। ठीक है ना। तो देखिए डिफरेंसेस है ना, तो केरल में अलग चीज़ें खाते हैं, और वहीं पर बात करें हम लद्दाख की तो लद्दाख वाले रीजन में कुछ अलग चीज़ें खाते हैं। लद्दाख में मुस्लिम लोग हैं ज़्यादातर, और केरल में अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। हालांकि लद्दाख में भी अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। तो क्या है, ये सारे डिफरेंसेस हैं जो हमें देखने के लिए मिलते हैं भारत के अलग अलग क्षेत्र में। ठीक है ना। और फिर उसके बाद बात करते हैं, जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। देखिए, सांस्कृतिक प्रभाव है ना, क्योंकि यहाँ से मुस्लिम लोग गुजरे, केरल से भी मुस्लिम लोग गुजरे, वहाँ से भी मुस्लिम लोग गुजरे, तो वहाँ पर मुस्लिम लोग देखने के लिए मिलते हैं और वहाँ यहाँ भी। ठीक है ना। और ईसाई धर्म की बात करें तो ईसाई धर्म भी केरल में देखने के लिए मिलता है। तो काफ़ी सारे जो सांस्कृतिक प्रभाव है वो एक ही प्रकार के दोनों रीजन में देखने के लिए मिलते हैं। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। दोनों क्षेत्रों की अगर हम बात करें, चाहे वो लद्दाख वाला रीजन हो या केरल वाला रीजन हो, तो वहाँ पर जो चीनी चीज़ थी वहाँ पर देखने के लिए मिलती है। जैसे चीना चट्टी और ये जो जाल वगैरह की जो चीज़ें थी वो वहाँ पर देखने को मिलती है। वहीं पर लद्दाख वाले रीजन की बात करें तो लद्दाख में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो चीन की देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है ना। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। जैसे केरल में क्या है, मसाले ज़्यादातर उगते हैं, और उन्हीं मसालों की वजह से क्या हुआ था, जो अलग अलग क्षेत्रों से व्यापारी आए थे। ठीक है। और इसी वजह से क्या हुआ, वहाँ पर मसालों की खेती संभव है। तो इन्हीं सभी भौगोलिक स्थितियों की वजह से अलग अलग व्यापारी यहाँ पर एंटर किए। ठीक है। वहीं पर बात करें लद्दाख की तो लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति ऐसी थी क्योंकि वहाँ पर अलग अलग तरीके की ऊन वगैरह निकलती थी। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जिसको लेकर के व्यापारी ने जो लद्दाख वाला रीजन था उनको अट्रैक्ट किया था। वहाँ पर भी व्यापारी आए थे। तो पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता होता है। समझ समझ गए ना। वही चीज़ है, विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहाँ हम पहुँचते हैं। समझ गए आप। देखिए, यहाँ पर कहने का मतलब ये है, जब हम क्या करते हैं भाई, हम फिलहाल कहीं और चीज़ें फॉलो कर, मतलब जिस क्षेत्र में हम फिलहाल रह रहे हैं उस क्षेत्र की चीज़ें हम फॉलो करते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम आज से 2-4 साल बाद अगर किसी दूसरी जगह पर एंटर कर जाएंगे तो कुछ जो पहले रहते थे, हम जिस जगह पर पहले रहते थे तो कुछ चीज़ें वहाँ की उठा करके और फिर प्लस जो इस नई जगह पर जाए हैं कुछ वहाँ के अडॉप्ट कर लेंगे। तो इससे क्या होगी, एक मिली जुली संस्कृति उभरेगी। और इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से क्या है, जो भारत में हुई है वही उसी उन्हीं सभी चीज़ों की वजह से क्या है, ये विविधताएं दिखाई देती हैं। ठीक है। ये क्या है, ये जियोग्राफिकल कारक है। ठीक है, मतलब कि भौगोलिक कारक है, और ऐतिहासिक कारक, इन्हीं को सभी चीज़ों को कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करें, ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम लोग अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। ठीक है ना। वही बात की जा रही है, विविधता में एकता। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत ने स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों, देखिए, भारत की विविधता में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया है कि अनेकता में एकता। ये जो श्लोक कहा गया है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, ये कहीं ना कहीं सच साबित होता है, क्योंकि जब अंग्रेजों का भारत देश पर कब्जा हुआ था तो क्या हुआ था, जब भारत में अलग अलग क्षेत्र के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग समुदाय के लोग रहा करते थे, तो उन सभी ने मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और भारत देश को आज़ाद कराया था। ठीक है ना। वो केवल एक समुदाय का खेल नहीं था। तो उन सभी चीज़ों में देखने के लिए मिलता ही है कि हमारे भारत देश में काफ़ी सारी विविधताएं हैं। ये नो डाउट, बट उन सभी विविधताओं के होने के बावजूद हमारे भारत देश में एकता देखने के लिए मिलती है। ठीक है।
उन्हें एकजुट होकर आंदोलन किए थे, इकट्ठे जेल गए, अंग्रेज़ों का अलग-अलग तरीके से विरोध किया। अंग्रेज़ों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएँ हैं। अंग्रेज़ ये समझते थे कि भारत में जिस तरीके की विविधताएँ हैं, जिस तरीके से डिफरेंसेस हैं, उनमें हम फूट डाल सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। बल्कि अंग्रेज़ों के लिए ये चीज़ एक बहुत बड़ा खतरा साबित हुई, क्योंकि जब लोगों को लगने लगा कि जब अंग्रेज़ों का जो शासन है वो उन सभी लोगों पर बढ़ता जा रहा है, तो उन सभी लोगों ने भारत में भारत के अलग-अलग क्षेत्रों के लोग, भारत के अलग-अलग धर्म के लोग, वो सभी एक साथ मिल कर के आए और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ठीक है ना? तो इन सभी चीज़ों का खामियाज़ा अंग्रेज़ों को भुगतना पड़ा और जिससे कि भारत से वो लोग भगा दिए गए। ठीक है ना? और इसी तरह उनका राज चलता रहेगा, मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितना भी भिन्न हो, लेकिन अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई जाने वाली लड़ाई में क्या थे, वो सब एक थे। ठीक है? ये एक क्या है, ये एक संगीत है जिसमें लिखा मतलब जो क्या है, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान में लिखा गया था। ठीक है? ये उसी चीज़ उसी उन्हीं को उसमें जो शहीद हुए लोग थे, उनके बारे में ये लिखा हुआ है। ठीक है? दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आँसू बहा के जाना, सैयद ने हमारे चुन-चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना, दिन खून के हमारे जो बाकी है, ठीक है? गोली खा के सोए जलिया बाग में हम, सूनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना। ठीक है? हिंदुओं मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना, दिन खून के हमारे आंसू सॉरी ना, कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना। ठीक है ना? तो ये एक संगीत है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान लिखा गया था। ठीक है ना? ये गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोली चलवा दी थी, जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें से बहुत लोगों की जानें गईं और उससे भी ज़्यादा लोग घायल हुए थे। उन यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था। ठीक है? अमृतसर में क्या हुआ था, अमृतसर में कुछ लोग मिल कर के इकट्ठा होकर के अलग-अलग समुदाय के लोग क्या कर रहे थे, सभा कर रहे थे, क्योंकि अंग्रेज़ों की जो नीति थी, वो पक्षपातपूर्ण नीति थी, उसका विरोध करने के लिए वहाँ पर सभा कर रहे थे। तो उसमें क्या-क्या था, वहाँ पर अंग्रेज़ों के द्वारा गोलियाँ चलवा दी गई थी, उन सभी में काफ़ी सारे लोग मारे गए थे। ठीक है ना? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई काफ़ी सारे जो लोग मिलकर के सभा कर रहे थे, उनमें से अंग्रेज़ों के द्वारा जो गोलियाँ चलवा दी गई थी, उनमें काफ़ी सारे लोग मारे गए थे और काफ़ी ज़्यादा घायल भी हो गए थे। ठीक है ना? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानती हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी और इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि ये बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग-अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। ये नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए कहा, अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। सॉरी वो हाँ, ये मिस्टेक हो गई मेरे से, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा नहीं दिया गया था, उनके द्वारा कोई अलग से श्लोक दिया गया था, ये नेहरू जी के द्वारा कहा गया था, अनेकता में एकता। ठीक है? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसे अपने शब्दों में लिखे। ठीक है ना? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा क्या है, हमारा राष्ट्रगान लिखा गया था। ठीक है? वहीं पर बात करें तो हम नेहरू जी के द्वारा अनेकता में एकता का विचार दिया गया था। ठीक है? तो ये हो गया पूरा चैप्टर ख़त्म। और वहीं पर बात करें हम, अगर आपको कोई चीज़ इसमें डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है, केवल व्हाट्सएप कर सकते हैं 7983401982 पर। ठीक है? मैं आपको जल्दी कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई कर दूँ। ठीक है? आई होप आपको ये चैप्टर पूरे से अच्छे से समझ आ गया होगा, जिसमें हमने विविधता को लेकर के काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात की है। ठीक है? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं ख़त्म। और
इसी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, ताकि जो हमारी आने वाली वीडियो के अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।